हेलो फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, इस वीकेंड फ्यूचर रिटेल और रिलायंस रिटेल के बीच में एक बहुत बड़ी डील हुई थी। इसके ऊपर हमने ऑलरेडी एक वीडियो डाल रखा है कि आपको कितने शेयर्स मिलेंगे, क्योंकि रिलायंस रिटेल ने ये कंडीशन रखी है कि पहले आपको पूरा फ्यूचर ग्रुप के जितने भी सब्सिडीज है उनको मर्ज करना होगा। तो उसमें 5 लिस्टेड सब्सिडीज थी और कुछ अनलिस्टेड सब्सिडरी भी, टोटल 19 थे। तो मैंने वो 5 लिस्टेड सब्सिडरी के शेयर होल्डर्स को कितने शेयर्स मिलेंगे फ्यूचर एंटरप्राइजेस के, उसके ऊपर एक ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या ये डील उन शेयर होल्डर्स के लिए जो फ्यूचर ग्रुप्स के, चाहे वो फ्यूचर एंटरप्राइजेस हो या बाकी ग्रुप्स जो कि मर्ज होने वाले बाकी कंपनीज जो है, उनके लिए ये पॉजिटिव है या निगेटिव है, उनको क्या करना चाहिए। बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि मुझे बाय करना चाहिए करंट प्राइस पे कि नहीं, क्योंकि ये डील देखो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, इसे समझना इतना इजी नहीं है। तो मैंने लास्ट वीडियो में जैसे बोला था कि जिन लोगों को ये डील समझ में नहीं आ रही दूर रहो, अच्छी रहेगा। लेकिन फिर भी काफी लोगों ने बाय किया है। कल मंडे को ऊपर भी गया था, उसके बाद फिर नीचे भी आया है पूरे फ्यूचर ग्रुप के शेयर्स। क्यों नीचे आया उसका भी रीजन इस वीडियो में मैं लास्ट में बताऊंगा कि क्यों कल गिरा है और आज दोनों फ्यूचर रिटेल फ्यूचर एंटरप्राइजेस सभी मतलब गिर रहे हैं। तो क्यों गिर रहे हैं फ्यूचर ग्रुप्स के फिर से शेयर्स, ठीक है। तो इसके ऊपर भी आज मैं बताऊंगा। इस वीडियो में मैं ट्राई करूंगा कि रिटेल इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए आगे, क्या उनको बाय करना चाहिए, रिस्क लेना चाहिए, या जो लोग बाय किए उनको क्या डिसाइड करना चाहिए कि उनको होल्ड करना है या ना करना है। ये मैं इस वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है। सो बने रहिए आप इस वीडियो में। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल पे मैं स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोस बनाता हूं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज हिट द लाइक बटन, इससे हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है और ये ज्यादा से ज्यादा लोगों को वीडियो पहुंचती है उस यूट्यूब एल्गोरिदम के थ्रू। आपके लिए भी फायदा है, आप को अच्छे अच्छे वीडियोस यूट्यूब एल्गोरिदम सजेस्ट करता है। सो इस वीडियो को लाइक करना ना भूले। आप अपना फीडबैक और इस ग्रुप के बारे में आपको क्या लगता है, आप अपना व्यू भी कमेंट कर सकते हो कि क्या आपको लग रहा है बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए रिटेल इन्वेस्टर्स को। खासकर उन लोगों को जो मार्केट के बारे में ज्यादा नहीं जानते, उनके बारे में कमेंट करो, क्योंकि मैक्सिमम ऑडियंस जो होती है ना हमारी, वही होती है जिनको मार्केट के बारे में पता। वो यूट्यूब पे आते नहीं इस तरह के वीडियो ढूंढने। रिटेल इन्वेस्टर्स इस तरह के वीडियो ढूंढते हैं जो कि ज्यादा मार्केट के बारे में जानते हैं, इस तरह के कॉम्प्लेक्स डील को समझते नहीं। तो मैं उनके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को पता ही होगा कि किशोर बियानी की फ्यूचर ग्रुप कंपनी थी, बहुत ही अच्छी ग्रुप थी। ये फर्स्ट मूवर थे रिटेल इंडस्ट्री में, ऑर्गेनाइज रिटेल सेगमेंट में। बिग बाजार इनका बहुत ही फेमस ब्रांड था। हर सिटी में ऑलमोस्ट बिग बाजार आपको मिल जाएगा। इजी डे और इसके एफबीबी और बहुत सारे अच्छे अच्छे ब्रांड्स थे। पहले पैंटालून्स भी इनके पास था, अब आदित्य बिरला ग्रुप के पास है। इसके ऊपर मैंने क्विज भी किया था टेलीग्राम ग्रुप में। तो जो लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप में नहीं ज्वाइन किए जल्दी ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहां पे मैं डेली एक क्विज पूछता हूँ और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस होते हैं और उससे बहुत कुछ सीखने को आप मिलता है। मैंने आज अपने क्विज में वॉरेन बफेट इंडिकेटर के बारे में पूछा है कि वॉरेन बफेट इंडिकेटर कौन सा इंडिकेटर है, ठीक है। सो किशोर बियानी ने 27,513 करोड़ में ये डील फाइनल की थी रिलायंस रिटेल के साथ। रिलायंस रिटेल को कुछ बिजनेसेस सेल करने पड़ेंगे किशोर बियानी जी को, ठीक है। तो ये जो सारा एसेट्स एंड लायबिलिटी है रिटेल जो भी बिजनेसेस हैं उनके चले जाएंगे रिलायंस रिटेल के पास। तो ये सब बातें मैंने ऑलमोस्ट काफी कुछ क्लियर कर दिया था लास्ट वीडियो में भी। तो डील जो है इसमें 30,000 का बिजनेस जो है ना, ये रिलायंस रिटेल को मिल जाएगा अभी, जबकि 24,000 करोड़ ही देना है। धीरे धीरे और भी कुछ पैसे हैं जो देने हैं, ठीक है। और रिलायंस रिटेल जो है वो अब बहुत बड़ी कंपनी बन जाएगी। 65,000 करोड़ का बिजनेस टोटल हो जाएगा। ऑलरेडी इनके पास 35,000 करोड़ का रिलायंस रिटेल का बिजनेस था। रिलायंस फ्रेश, रिलायंस स्टार, बहुत अच्छे अच्छे इनके भी ब्रांड्स हैं। तो रिलायंस के लिए तो ऑब्वियसली बहुत ही अच्छी डील थी। मतलब मोटा भाई ने तो मतलब इस लॉकडाउन में मतलब इंडिया का इतने बड़े बड़े डील्स किए ना उन्होंने, मतलब पूछो मत। तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। बट हम यहाँ पे फ्यूचर ग्रुप के प्रोस्पेक्टिव, फ्यूचर ग्रुप रिटेल के शेयर होल्डर, कंज्यूमर के शेयर होल्डर जो है उनके उनके बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो फ्यूचर के ये रिलायंस के बारे में थोड़ी तारीफ होगी, ठीक है, इतना ही है। 65,000 का उनका डील हो रहा है, ठीक है। बैंक्स के लिए ठीक है, रिलीफ है कि अब कम से कम एक एनपीए जो आ सकता था। अगर आज मैं अभी लास्ट स्लाइड में बताऊंगा कि क्यों गिर रहा है, एक्चुअली मैं बता ही देता हूँ, ठीक है। मैं लास्ट स्लाइड पे ही चला आता हूँ पहले। ये देखो, किशोर बियानी की एक ग्रुप है, मतलब एक कंपनी है जो अनलिस्टेड है, ठीक है। उसने एनसीडी के पेमेंट जो फ्रैंकली टेम्पलेटन, आप ये भी बहुत न्यूज में था, आप लोगों को पता हुआ, एक म्यूचुअल फंड एएमसी है और इनका भी कुछ फंड अभी इश्यूज में चल रहे हैं।
इसके ऊपर मैं नहीं आऊंगा, लेकिन इन्होंने इनका पैसा ना डिफॉल्ट कर दिया, एनसीडी के पेमेंट जो था ये डिफॉल्ट किया। ये आया है न्यूज, आई थिंक कल आया, कल शाम को आया ये न्यूज, ठीक है। उसके बाद आज फिर से गिरे सारे के सारे शेयर। तो देख रहे हो, मतलब एकदम लास्ट मोमेंट पे डील डन हुई है, क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रेस में थी कंपनी। जैसा मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि एक डील एक डिफॉल्ट होते होते बची, अगर डिफॉल्ट हो जाता तो शायद ये डील नहीं हो पाती। तो मतलब इतने सस्ते में इनको बेचना पड़ गया ना, क्योंकि अगर नहीं होता तो ये एनपीए का एक मतलब फ्लड आ जाता अभी बैंक्स में। तो बैंक्स के लिए एक रिलीफ है, बट बैंक्स अभी भी कुछ खास मूव दिखा नहीं रहे। एक दिन दिखाया था जब न्यूज हल्की हल्की आ रही थी कि डील हो जाएगी, उसके बाद बैंक्स अभी फिर से थोड़े प्रेशर में, लेकिन देखते हैं कैसा होता है। लेकिन बैंक्स के लिए रिलीफ है, और खासकर जो बैंक ऑफ इंडिया थी उनका बहुत सारा पैसा था, और इस तरह के कई म्यूचुअल फंड्स भी थे जिनके बहुत सारे पैसे थे। तो डेफ फंड होल्डर्स को बहुत अच्छा, जो फ्यूचर ग्रुप के बॉन्ड्स है वो बहुत ही अच्छा कल परफॉर्म किए हैं, तो उनके लिए रिलीफ है। अगर किसी ने बॉन्ड्स होल्ड कर रखे हो, रिटेल तो बहुत ही कम होल्ड करते हैं, बट बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होल्ड किए थे, ठीक है। किशोर बियानी जो ये फर्स्ट मूवर वही सब यहाँ पे बातें लिखी है इन्होंने, मतलब बहुत ही अच्छा चला, लेकिन इनका बहुत ज्यादा डेप्थ था, ठीक है। इनके पूरे ग्रुप के ऊपर बहुत ज्यादा लोन हो गया था, और ये प्रोमोटर ग्रुप भी जो इनकी जो 2-3 कंपनियां हैं जो अलग अलग कंपनियों में एज अ प्रोमोटर है, उनके भी बहुत ज्यादा लोन थे। तो बहुत ही मतलब स्ट्रेस में चले गए थे इनके बिजनेसेस, ठीक है। तो ये डील जो है ना, ये कैसे होगा? अब मैं यहाँ पे आम जो रिटेल इन्वेस्टर है उनको मैं ये डील पे आता हूँ, मेन मुद्दे पे आता हूँ कि डील समझाने की मैक्सिमम से मैक्सिमम ट्राई करूंगा बहुत इजी में समझाने का। तो आप लास्ट तक की वीडियो देखना, आपको बहुत इजी में समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो डील जो है 3 स्टेप में होंगी। पहले स्टेप में जो भी फ्यूचर्स ग्रुप की कंपनीज हैं, जैसे फ्यूचर रिटेल, फ्यूचर कंज्यूमर, फ्यूचर लाइफस्टाइल, फ्यूचर मार्केट नेटवर्क, फ्यूचर सप्लाई चेन, ये 5 लिस्टेड कंपनी और बाकी कुछ अनलिस्टेड कंपनी, ये सबको मर्ज करके फ्यूचर एंटरप्राइज लिमिटेड में ले आओ, और रिलायंस रिटेल इसमें स्टेक लेगी, ठीक है। तो ये जो लिस्टेड कंपनीज है ये ऑलरेडी ट्रेडेड है, सभी इन्वेस्टर्स इनमें पैसे लगा रखे हैं बहुत सारे। तो कितने शेयर होल्डर को कितने पैसे मिलेंगे वो कैसे है? तो ये रेशियो है, ये इन्हें हम बोलते हैं स्वैप रेशियो। इसके ऊपर मैंने लास्ट वीडियो बनाया था कि स्वैप रेशियो में कैसे कैसे किसको कितना मिलेगा। इसके ऊपर हमारी एक एक्सेल सीट भी बनी हुई है, उसमें आप डिसाइड कर सकते हो बहुत ही इजी तरीके से। तो उसके ऊपर भी मैं लास्ट में समझा दूंगा वो एक्सेल सीट फिर से। तो 10 शेयर होल्डर जो होंगे फ्यूचर रिटेल के, उनको 101 मिलेंगे। वैसे ही फ्यूचर कंज्यूमर के ये रेशियो है, वैसे ही फ्यूचर लाइफस्टाइल के 10 शेयर होल्डर को 116 शेयर होल्डर फ्यूचर एंटरप्राइज लिमिटेड के मिल जाएंगे। फ्यूचर सप्लाई चेन के 10 शेयर होल्डर को 131 शेयर फ्यूचर एंटरप्राइज लिमिटेड के मिल जाएंगे। तो ये स्वैप रेशियो कि इतने इतने मिल जाएंगे, इसके प्राइस जो होंगे उस हिसाब से प्रॉफिट एंड लॉस आप निकाल सकते हो। तो सब कुछ अब डिपेंड करता है फ्यूचर एंटरप्राइज लिमिटेड के प्राइस पे। अगर FEL जो है, FEL फ्यूचर एंटरप्राइज लिमिटेड, इसका अगर प्राइस गिरता है तो आपको रिस्क है, अगर इसका बढ़ता है तो आपको फायदा है। तो सब कुछ अब डिपेंड करता है इसमें। तो जो भी सब्सिडरीज है, जो अभी मैं बात कर रहा था कि ये जो डिफॉल्ट किया है, ये सब्सिडरी भी अब फ्यूचर एंटरप्राइज लिमिटेड के अंदर ही है, इसलिए फ्यूचर एंटरप्राइज लिमिटेड गिर रहा है। अभी रिकॉर्ड डेट अनाउंस नहीं हुआ है, लेकिन ऑब्वियसली तुरंत हो जाएगा, कुछ दिनों में हो जाएगा। अभी अप्रूवल्स आने होंगे, आप वोटिंग करोगे, शेयर होल्डर को ईमेल जाएगा कि आप वोट करो कि आप ये मर्जर चाहते हो कि नहीं चाहते हो। तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा, तो वो सब तो लीगल प्रोसीडिंग चलता रहेगा, वो ऑफिशियल काम है। तो ये जो, लेकिन फिर भी अब ये जो सब्सिडरी है ये भी तो FEL के अंदर ही आने वाला है ना, तो इसने डिफॉल्ट किया है, ठीक है। और भी हो सकता है 1-2 डिफॉल्ट आ जाए मर्जर के पहले, कोई डाउट नहीं है, क्योंकि इनके पास पैसे कुछ खास है नहीं, और पैसे अभी मिल नहीं रहे ना करंट में। अभी बस डील फाइनल हुई है, डील हुई नहीं है, तो अभी पैसे इनके पास थोड़े अभी भी स्ट्रेस में है, तो कुछ टाइम लगेगा, बट ये ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म में हो जाएगा। तो लॉन्ग टर्म में क्या करना है ये भी हम लोग ट्राई करेंगे समझने का। तो सेकंड स्टेप क्या है? पहला स्टेप तो ये हो गया कि इनके सभी सब्सिडीज को मर्ज कर दो। फिर सेकंड स्टेप में स्लम्प सेल होगा। स्लम्प सेल क्या होता है? स्लम्प सेल का मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिख रखा है। स्लम्प सेल होता है ना कि इंडिविजुअल जो बिजनेसेस हैं उनकी वैल्यूएशन नहीं निकालेगा, एकदम बिल्कुल मतलब लमसम में सभी बिजनेसेस को एक फिक्स अमाउंट में बेच दिया गया। तो यहाँ पे स्लम्प सेल हुआ है। और स्लम्प सेल जो होता है ना, इसमें मतलब कैश कंसिडरेशन नहीं होता है, इसमें आप शेयर्स या डिवेंचर बॉन्ड्स नहीं दे सकते, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ना, फ्यूचर ग्रुप को कैश चाहिए, उनको शेयर्स नहीं चाहिए, उनको कैश चाहिए ताकि वो लोन देके डिफॉल्ट करने से बचे और उनकी क्रेडिट रेटिंग इंप्रूव हो, ठीक है। तो इसलिए स्लम्प सेल हुआ है, और इन्होंने लगभग 5,630 करोड़ में अराउंड ये जो मेन बिजनेसेस है ना उसको बेच दिया है, ठीक है, सोल्ड कर दिया रिलायंस रिटेल वेंचर्स को।
तो ये कौन कौन से बिजनेस है? बिग बाजार, जिसके कारण ही सब लोग फ्यूचर रिटेल के शेयर्स खरीदते थे, क्योंकि बिग बाजार बहुत अच्छी कंपनी थी और ये बहुत ही अच्छा प्रॉफिट और रेवेन्यू जनरेट करती थी। तो बिग बाजार चला गया इनके हिसाब से। एफबीबी, आप लोगों ने शॉपिंग किया होगा, मॉल में किया होगा, एफबीबी के बहुत अच्छे कपड़े थे तो वो भी चले गए। फूड हॉल, ये थोड़ा प्रीमियम सेगमेंट का मतलब रेस्टोरेंट था, बहुत ही कम थे लेकिन थे, आई थिंक 9 और 10 है, तो वो भी चले गए। इजी डे आप लोगों ने देखा होगा, रिलायंस फ्रेश को कितना अच्छा कंपटीशन दे रहा था। मतलब मेरे लोकल में इजी डे और रिलायंस फ्रेश दोनों बगल बगल में खुले और बहुत सारे लोग इजी डे में जाते हैं तो बहुत रिलायंस फ्रेश में जाते हैं, तो मतलब मोटा भाई ने तो अपना कंपटीशन ही खत्म कर दिया है। तो ये भी चला गया। ये नीलगिरीज करके कुछ है, और सेंट्रल भी आप लोग जानते होंगे, बहुत अच्छा ब्रांड है। ब्रांड फैक्ट्री, इसके भी बहुत अच्छे कपड़े आते हैं, तो ये सब बिक गए, ये सब चले गए। तो बचा क्या फ्यूचर रिटेल के ऊपर? उसके ऊपर भी मैं लास्ट में बताऊंगा क्या बचा है। तो ये सब चले गए। ये पहले स्लम सेल होगा, सेकंड स्टेप है स्लम से, पहला ये मर्जर, सेकंड स्टेप स्लम सेल होगा। फिर फ्यूचर इंटरप्राइज लॉजिस्टिक और वेयर हाउसिंग बिजनेस भी बेचेगा। ठीक है, ये जो है बिजनेस, ये बिजनेस टू कस्टमर है, मतलब कस्टमर को जो हम फ्रंट एंड में जो बिजनेस होता है ना वो है, ये बैक एंड बिजनेस, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है एज अ रिटेल बिजनेस। एफबीबी, बिग बाजार, इन सब के लिए ये बिजनेस ना बहुत इंपॉर्टेंट था। तो ये सब भी बिक गया। तो ये बिकने के बाद मतलब रिलायंस रिटेल के लिए तो मतलब सोने पे सुहागा, ये डील मतलब बहुत ही अच्छा है रिलायंस रिटेल के लिए। लेकिन फ्यूचर ग्रुप के लिए उतना अच्छा नहीं है। उतना क्या, मतलब पैसे मिल रहे हैं, वो डिफॉल्ट से बच रहे हैं, तो ये कह सकते हो कि एकदम डूबने वाली थी कोई, मतलब कोई आदमी, मतलब समझो कोई कुछ कंपनी डूबने वाली थी, उसको ऑक्सीजन मिल गया, तो बस एक ऑक्सीजन कैश के रूप में मिल गया, तो वो डूब नहीं रही है, बचेगी, सरवाइव करेगी। बट सर्वाइवल का मतलब ये नहीं है कि ये मल्टी बैगर बनेगी। ठीक है, सर्वाइवल बनेगी, एक 10% 20% ऊपर नीचे होगा, बट मल्टी बैगर जो कुछ यूट्यूबर्स बोल रहे हैं ये 10x जाएगा, 40x जाएगा, मतलब आलोक इंडस्ट्री के जैसा हो जाएगा। ठीक है, आलोक इंडस्ट्री बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया, क्योंकि लिक्विडिटी मार्केट में बहुत ही सारे पेन स्टॉक्स ने अच्छे रिटर्न दिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो उसी में इन्वेस्ट करके बैठ जाना है। इस तरह के स्टॉक्स में बहुत ही केयरफुली डिसीजन लेना चाहिए मेरे हिसाब से। तो ठीक है, तो थर्ड स्टेप क्या होगा? पहले तो ये स्लम सेल हो गया, ये पहले मर्जर हो गया, फिर स्लम सेल हो गया, उसके बाद होगा रिलायंस रिटेल जो है, ये जो नई वाली एंटिटी है ना, उसमें भी स्टेक खरीदेगी। ठीक है, उसमें 6% का स्टेक रिलायंस रिटेल खरीदेगी, 1200 करोड़ पैसे देगी प्रेफरेंशियल शेयर इशू के थ्रू। ठीक है, एंड कुछ वारंट्स भी देगी, तो टोटल मिला के 7.5% के हिसाब से बन रहा है, और 17 रुपया 65 पैसे के हिसाब से ये लोग ले रहे हैं। ठीक है, आई थिंक 20 रुपीज समथिंग अभी चल रहा था मार्केट में फ्यूचर इंटरप्राइज लिमिटेड का प्राइस, लेकिन ये प्रेफरेंशियल इशू है, ये अलग डील होती है। ठीक है, तो स्लम सेल से जो पैसा हुआ टोटल, वो 24,713 करोड़ रुपीज हुए, और रिलायंस रिटेल का टोटल मिला उलाकर सब कुछ खर्चा उर्चा मिला के 27,513 रुपीज है। तो ये जो अमाउंट है वहीं से आ रहा है। कई जगह आप देखोगे अलग अलग अमाउंट आ रहे हैं, तो ये अलग अलग अमाउंट ऐसे ही है, कुछ कुछ अलग डील्स भी हैं, वो मिलाकर सब कुछ इतना ही आ रहा है। मुझे तो फाइनल जो अमाउंट है यही मिला। तो अब मेन बात आती है कि अब एफईएल, फ्यूचर इंटरप्राइज लिमिटेड, इस आप किसी भी कंपनी के, फ्यूचर ग्रुप के किसी भी कंपनी के, लिस्टेड कंपनी के शेयर होल्डर हो, आप कुछ दिनों बाद इसी कंपनी के शेयर होल्डर बन जाओगे। एफईएल के आपके अकाउंट में फ्यूचर कंज्यूमर और रिटेल सब आपको यही मिल जाएगी ऑटोमेटिकली, आपके अकाउंट में ये इसी के शेयर्स आ जाएंगे, जो 20 रुपीज के अराउंड अभी ट्रेड हो रहा है। तो आपके पास अब बिजनेसेस बचे क्या? चाहे आप फ्यूचर रिटेल आप जब खरीदे थे तो क्यों खरीदे थे? बिग बाजार के कारण खरीदे थे, एफबीबी के कारण खरीदे, सेंट्रल ब्रांड फैक्ट्रीज के कारण खरीदे होगे ना। तो अब क्या बचा इनके पास? इनके पास बचा एफएमसीजी गुड्स का बिजनेस। ठीक है, इंटीग्रेटेड फैशन सोर्सिंग का बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस, एंड एक इनका इंश्योरेंस का ज्वाइंट वेंचर है, एक यूरोप की कंपनी है इनके साथ, तो ये बचा है। बहुत कम लोगों को पता ही है इनके इंश्योरेंस का भी बिजनेस है, लेकिन फ्यूचर इंश्योरेंस भी है एक कंपनी, एंड ज्वाइंट वेंचर एक और है मिल्स के साथ, एनटीसी मिल्स के साथ। तो ये कुछ बिजनेसेस बच गए। इसमें से सबसे अच्छा बिजनेस इनका एक है ये एफएमसीजी गुड्स का बिजनेस। इसमें अगर आपको कभी बिग बाजार गए होगे तो आप हार्वेस्ट कंपनी के चावल दाल ये सब देखोगे, आटा उटा, तो वो इन्हीं का है। आई थिंक हार्वेस्ट ब्रेड भी आता है और इन्हीं का है, और सारे इनके प्रोडक्ट्स एफएमसीजी के वो अच्छे हैं, तो वो बिजनेस एक बचा है। बट फिर भी क्या ये करंट प्राइस से वैल्यू करती है, ये कहना बहुत मुश्किल है। ठीक है, सो ये थी पूरी डील। ठीक है, आप लोगों को अब होप आप लोगों को ये डील समझ में आ गई होगी।
तो अब डिसाइड आपको करना है कि ये कंपनी में ये जो बिजनेसेस बचे इनके लिए आपको किस वैल्यूएशन पे इन्वेस्ट करना है। मेरे हिसाब से रिटेल इन्वेस्टर्स को अवॉइड करना चाहिए। एक बार मर्जर हो जाने दो, एक बार सभी शेयर होल्डर्स को फ्यूचर इंटरप्राइज लिमिटेड के शेयर्स मिल जाने दो, क्योंकि उसको सप्लाई आएगी। जब मर्जर हो जाएगा तो ये भी इतने खरीदेंगे तो एक हाई लिक्विडिटी बढ़ जाएगी। ये मतलब बेचेंगे नहीं, मतलब बोलते हैं ना इक्विटी डाइल्यूट हो जाएगा, तो वो सब हो जाने दो। और सभी शेयर होल्डर्स को जिसको निकलने होंगे मर्जर के बाद, कई लोग क्योंकि वो मर्जर के प्रॉफिट के लिए बस वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो एक बार मर्जर प्रॉफिट होने के बाद हो सकता है सप्लाई भी आए, तो वो निकल जाने दो। उसके बाद रिटेल इन्वेस्टर डिसाइड कर सकते हैं कि क्या इस बिजनेस के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए। और आप लोगों को 1-2 क्वार्टर रिजल्ट केयरफुली मॉनिटर करके आप लोगों को धीरे धीरे स्टेक्स बढ़ाने चाहिए, मेरे हिसाब से तो ये। और जो लोग ऑलरेडी इन्वेस्टेड है उनको क्या करना चाहिए, अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, ये जो मर्जर लिस्टिंग गेन है ना, इसके लिए अप्लाई करो। ये लिस्टिंग गेन एक तरह से कह सकते हो, तो ये मर्जर होगा उसके गेन के लिए बस अप्लाई करो। आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी है, उसका फायदा उठाओ। वो जो मैंने एक्सेल सीट बताया था उसको भी मैं दिखाता हूँ अभी। लेकिन या फिर आप अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो भी आप अगर अच्छे वैल्यूएशन पे बाई किए तो होल्ड कर सकते हो। एक और मर्जर हो जाने के बाद आप डिसाइड करना। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स भी एक बार मर्जर हो जाने दो, फिर आप लोग डिसाइड करना कि आपको होल्ड करना है सेल करना। ये कितना डेप्थ किसका सब्सिडी के पास है, ये मैंने यहाँ पे लिस्ट लगा रखी है, ठीक है। एंड इसके बाद अगर आप चाहते हो कि इनके कितने एसेट्स है, नेटवर्थ है, तो ये भी कुछ कैलकुलेशंस मैंने यहाँ पे लगा रखे हैं कई सोर्सेज से निकाल कर, ठीक है। तो आप देख सकते हो, बाकी आपके ऊपर डिसीजन है। मेरे हिसाब से मैंने बता दिया कि क्या करना चाहिए। सो ये वो एक्सेल सीट है जिसके बारे में बात कर रहा था। अगर आप लोग फ्यूचर ग्रुप के किसी भी शेयर्स के होल्डर हो तो आप यहाँ पे अपना कैलकुलेशन कर सकते हो कि आपको कितना प्रोजेक्टेड प्रॉफिट या लॉस हो सकता है, ठीक है। इसमें मैं कुछ चीजें बता दूं कैसे कैसे है। आपको ये सारे फील्ड जो है, मैं इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ये जो ग्रे कलर के फील्ड्स हैं ये आपको फिल करना है कि आपका अगर मान लो आपने बाइंग कर रखा है तो वो बाइंग प्राइस या आप किस प्राइस पे बाई करना चाहते हो वो यहाँ पे डालो। कितनी क्वांटिटी आप बाई करना चाहते हो वो डालो। और आप फ्यूचर इंटरप्राइज लिमिटेड के शेयर्स का क्या मतलब एस्टिमेट कर रहे हो कि क्या प्राइस हो सकता है जब मर्जर कंप्लीट होगी। ऑन रिकॉर्ड डेट के बाद मर्जर जब कंप्लीट होगी, जब लिस्ट होके फिर से आपको शेयर्स मिलेंगे, उस समय आप क्या प्रोजेक्ट कर रहे हो कि इसका प्राइस कितना होगा, वो प्रोजेक्शन आपको करना पड़ेगा। तो वो प्रोजेक्शन करो, यहाँ पे लिखो। उसके बाद आपको यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज निकल जाएगा। यहाँ जो परसेंटेज निकलेगा ये करंट प्राइस से आपको निकलेगा। ये बाइंग प्राइस है और ये करंट प्राइस से आपको कितना प्रॉफिट एंड लॉस हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एकदम बिल्कुल आज का करंट प्राइस अभी लगा रखा है। और इसमें ना 20 मिनट्स पे आपके प्राइस ना अपडेट होते रहते हैं, तो आपको कोई टेंशन नहीं लेनी। बहुत ही अच्छा एक्सेल सीट है, इसमें आप बहुत सारे इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो, ठीक है। एंड यहाँ पे मैंने रेशियोज के हिसाब से ऑलरेडी जो उस दिन क्लोजिंग के टाइम जो प्रॉफिट एंड लॉस आ रहा था वो यहाँ पे लिखा हुआ है। मेन आपको यहाँ पे प्रोजेक्ट करना है कि आपका प्रॉफिट एंड लॉस कितना प्रोजेक्टेड है, ठीक है। तो करंट प्राइस से देखोगे कि फ्यूचर मार्केट एंड नेटवर्क में सिर्फ 4% का लिस्टिंग गेन है, तो इसको अवॉइड करना है। फिर यहाँ पे देखोगे फ्यूचर लाइफस्टाइल फैशन पे 31% का है, तो इसमें बेट कर सकते हो। सप्लाई चेन पे 32%। सप्लाई चेन का मुझे एक अच्छा लग रहा है, इस पे काफी मेरे को लग रहा है कि बेट कर सकते हो, बट लिस्टिंग गेन के लिए सिर्फ। और इसकी ट्रेडर कर सकते हैं, रिटेल अवॉइड करे तो ज्यादा अच्छा होगा। सो थैंक यू सो मच, आप लोग देख सकते हो इस वीडियो को। थैंक यू सो मच। आप लोग इस एक्सेल सीट को यूज कर सकते हो, नीचे लिंक में दिया हुआ है। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो मैं इस चैनल पे स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड और भी वीडियो बनाता हूँ, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। नीचे कमेंट करें कि आपको क्या लगता है फ्यूचर ग्रुप के ऊपर क्या आपका व्यू है और रिलायंस के ऊपर क्या व्यू है। रिलायंस जो बहुत बड़ा गेम खेल रही है अब रिटेल सेगमेंट में, उन्होंने ऑलरेडी टेलीकॉम सेक्टर में डिस्ट्रप्शन कर रखा है, अब रिटेल सेगमेंट में डिस्ट्रप्शन चालू है। तो क्या लगता है कि आपको रिटेल सेगमेंट में क्या होगा। एक इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, जो ग्रोसरीज का रिटेल सेगमेंट है ना वो अभी भी 3% ऑर्गेनाइज्ड है, मतलब अभी भी बहुत बड़ा सेगमेंट है जो अनऑर्गेनाइज्ड है। और 30% अराउंड बाकी रिटेल सेगमेंट जो है फुटवेयर और ये सब जो भी होते हैं वो सब 30% के एवरेज में है, कोई थोड़ा ज्यादा थोड़ा कम। तो एक बहुत ही बड़ा स्पेस इंडिया में बचा हुआ है कि इनमें ऑर्गेनाइज सेक्टर आ सकते हैं। तो इसमें अमेजोन, वॉलमार्ट, फ्लिपकार्ट के साथ एंड रिलायंस, डी मार्ट और भी कई सारी कंपनीज है जो इस सेगमेंट में है। तो आपको क्या लगता है इस सेगमेंट में आगे क्या होगा, तो आप अपना इस पे व्यू जरूर देना। मैं ट्राई करूंगा कि रिटेल एज अ सेक्टर, जो रिटेल सेगमेंट है, इस पे मैं एक वीडियो बनाऊं, ठीक है। तब तक आप मुझे कमेंट करना, मैं आप लोगों का व्यू जानना चाहता हूँ। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो बाय बाय, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग।